नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम फैमिली सेटलमेंट डीड यानी कि पारिवारिक समझौते के ऊपर यह महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर आए। अब देखिए दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि जब किसी पारिवारिक संपत्ति पर लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है तो ज्यादातर पारिवारिक सदस्य केवल एक बात दोहरा रहे होते हैं। उनका कहना होता है कि हमारा तो पारिवारिक समझौता हो चुका था, किंतु कोई दूसरा सदस्य उठकर उस समझौते को मानने के लिए मना कर रहा है, या उसका यह कहना है कि ऐसा कोई समझौता कभी हुआ ही नहीं था। इसके अलावा समझौते अक्सर देखे जाते हैं या तो मौखिक रूप से होते हैं या फिर लिखित तौर पर होते हैं। अगर वो समझौते लिखित तौर पर किए गए होते हैं, उसी को बोला जाता है फैमिली सेटलमेंट डीड। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के संदर्भ में जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है वो यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए देखना बेहद ज्यादा अनिवार्य है अगर आप अपनी पारिवारिक संपत्ति से जुड़े कानून के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी लेनी होगी कि आखिरकार मेमोरेंडम और फैमिली सेटलमेंट डीड के बीच में फर्क क्या होता है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी रखते ही नहीं है, और अगर उनको जानकारी होती है तो वो आधी अधूरी होती है। देखिए, अक्सर देखा जाता है परिवार में जो संपत्ति का विभाजन होता है वो बिना वकील के माध्यम से और बिना कोर्ट कचहरी के माध्यम से किया जाता है। जो लोग क्या करते हैं, एक कागज पर सभी पारिवारिक सदस्यों के साइन करवा लेते हैं, उसके अंदर सभी लोग अपनी आपसी सहमति से संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं, और इसी दस्तावेज को बोला जाता है फैमिली सेटलमेंट डीड। नाउ, जब तक पारिवारिक सदस्यों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा होता है, इस दस्तावेज में कोई भी दिक्कत नहीं आती, किंतु जैसे ही परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, इन दस्तावेजों को मानने के लिए मना कर दिया जाता है और बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट की कितनी मान्यता है। देखिए दोस्तों, फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट कानून में बिल्कुल लीगल माना गया है, बेशर्ते उसका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। जी हां, अगर आप फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे तो वो डॉक्यूमेंट आपका वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, और जिस चीज के ऊपर आप ब्लाइंडली विश्वास करके बैठे हैं, आंखें बंद करके विश्वास करके बैठे हैं, वो आपको अंत में आकर धोखा दे देगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर, हमने तो सुना है कि ऐसा दस्तावेज रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं होता। जी नहीं दोस्तों, मैं इसके अंदर थोड़ा सा डीपली जानकारी आपको दूं। देखिए, अगर आप एक ऐसा दस्तावेज बनाते हैं जिसके अंदर लैंग्वेज ये लिखी गई है कि अगर हमारा पहले ही बंटवारा हो चुका है और उस बंटवारे को अब हम लिखित तौर पर उतार रहे हैं, देखिए लैंग्वेज समझे, बंटवारा तो पहले ही हो चुका था पर उस बंटवारे को लिखित तौर पर उतारा जा रहा है, इसको बोला जाता है मेमोरेंडम का कागज। इस कागज को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं होता, यह चीज तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और कानून दोनों बोलता है। किंतु अगर आप बनाएंगे फैमिली सेटलमेंट जहां पर बोला गया है कि इस कागज के आधार पर बंटवारा होगा, यानी कि पहले यह कागज बन रहा है उसके बाद बंटवारा माननीय होगा, तो उस कागज को फिर रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाता है। यानी कि फर्क सिर्फ इतना है, अगर बंटवारा आप पहले दिखाकर बाद में कागज में लिख रहे हैं कि हम इसको केवल याददाश्त के तौर पर उतार रहे हैं, तो उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य नहीं है। किंतु अगर आप बंटवारा प्रेजेंट में दिखाकर उसके तहत कागज बनवा रहे हैं तो आपका वो कागज रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। यह होता है हमारा फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट, और इसके अंदर यही रूल फॉलो किए जाते हैं। अब दोस्तों, यहां पर जो मैंने अभी लीगल टर्म्स आपको समझाए, ये मैं सुप्रीम कोर्ट के एक रेलिवेंट जजमेंट के साथ भी आपको क्लियर कर दूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं केवल मनगढ़ंत बातें आपके साथ करता हूं। ध्यान दें, सबसे पहले डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल अब दिखाई देगा, इसके बाद मैं आपको मात्र 1 मिनट लगाकर समझा दूंगा कि आखिरकार जजमेंट में बोला क्या गया है। देखिएगा, केस टाइटल है हमारा कोरुकोंडा चलपति राव एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस कोरुकोंडा अन्नपूर्णा संपत कुमार, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी नंबर देखिएगा
25745 ऑफ 2016 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 1 अक्टूबर साल 2021। नाउ अब ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या एक्सप्लेन किया गया। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए दोस्तों, इस जजमेंट में बोला गया कि अगर एक फैमिली सेटलमेंट का दस्तावेज है जिसमें पहले से हुए ऑलरेडी जो अरेंजमेंट हो चुके हैं परिवार के अंदर, एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है उसके बारे में लिखा गया है, या फिर कोई पुरानी ट्रांजैक्शन है केवल उनके बारे में मेंशन है, तो ऐसी कंडीशन में उस फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी नहीं है, सेक्शन 17 क्लोज 1 सब क्लोज बी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला अगर आप पुरानी ट्रांजैक्शन, पुरानी बंटवारे को इस कागज में दिखा रहे हैं तो उस कागज को रजिस्टर करवाना अनिवार्य नहीं होगा। पर दोबारा ध्यान दें, अगर आप प्रेजेंट में कागज बनवाकर यह लिख रहे हैं कि इस कागज के बाद बंटवारा होगा तो उसको फिर रजिस्टर करवाना अनिवार्य हो जाता है। नाउ अब लोगों के मन में घबराहट आ जाएगी कि सर हमारा तो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है, ये तो कोरा कागज है, इसको फाड़ कर फेंक दे, हमने तो परिवार वालों पर विश्वास किया, वो तो धोखाबाज निकले। जी नहीं दोस्तों, देखिए अगर आप सच का सहारा लेते हैं तो मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहता हूं। मैं आपके लिए जजमेंट भी निकाल कर लेकर आया हूं जहां पर भले आपका फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी वो पूरी तरीके से एस्टोपल आपके ऊपर नहीं लगाएगा, मतलब पूरी तरीके से वो कागज आपके लिए खराब नहीं है। आप तब भी उसको कोरैबोरेटेड एविडेंस यानी कि सहायक एविडेंस दिखाने के लिए कोर्ट में दिखा सकते हैं। पहले मैं डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल दिखाकर क्लियर कर दूं, इसके बाद आपको समझाऊंगा कि आखिरकार जजमेंट में बोला क्या गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल है तुलसी धारा एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस नारायणप्पा एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर था 784 ऑफ 2010 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 1 मई साल 2019। नाउ एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, यह जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत राहत का काम करेगी, यकीन माने। देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि मान लेते हैं आपका फैमिली सेटलमेंट का कागज रजिस्टर्ड नहीं है, पर हम इसके बावजूद उसको कंप्लीट एस्टोपल की तरह इस्तेमाल तब भी नहीं करेंगे। कंप्लीट एस्टोपल का मतलब कि वो कागज बिल्कुल आपको केस करने की अनुमति नहीं देगा, बिल्कुल बेकार हो गया, हम ऐसा नहीं मान सकते। इसमें बोला भले आपका जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है फैमिली सेटलमेंट का वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसके बाद उसको तब भी कोरैबोरेटेड एविडेंस की तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब आप कोर्ट में पार्टी का कंडक्ट और अरेंजमेंट उसके थ्रू तब भी साबित कर पाएंगे। अब कोरैबोरेटेड एविडेंस क्या होता है एक बार समझे। मान लेते हैं मैं बोलता हूं किसी ने सामने वाले व्यक्ति का खून कर दिया, अब मैं एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ले आया, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब जिस हथियार से खून किया गया मैं उस हथियार को लाकर कोर्ट में एविडेंस के तौर पर सबमिट करवा रहा हूं आईओ के थ्रू। अब जो वो हथियार है वो हमारा कोरैबोरेटेड एविडेंस हो गया, मतलब उसके सहायक से हम उसका इस्तेमाल करके उस अपराध को हम साबित कर सकते हैं। तो प्रेजेंट केस में ये जो फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट होगा जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको हम फुल फ्लैश नहीं बोल सकते कि इसको मान लो यही फाइनल है, जी नहीं, हम उसका इस्तेमाल कोरैबोरेटेड तरीके से कर सकते हैं बाकी और एविडेंस को उसके साथ रखकर। अगर केवल एक वही एविडेंस देंगे कि हमारे पास एक कागज है उसकी कोई मान्यता नहीं है, पर उसके अलावा अगर आप दिखाते हैं जैसे कोई बिजली का बिल, म्यूटेशन रिकॉर्ड, पानी का बिल जो फैमिली अरेंजमेंट के साथ है, तो उस फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट को इस तरीके से कोरैबोरेटेड एविडेंस के तहत आप फिर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। नाउ ये आ गया हमारा कुछ पुरानी जजमेंट जो राहत के तौर पर आप लोगों के लिए काम कर रही थी। नाउ अब जो साल 2024 की लेटेस्ट जजमेंट आई है इसके बारे में हम आप लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं केस टाइटल आपको इस लेटेस्ट जजमेंट का डिस्कस कर दूं। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है हमारा श्री दुग्गति माता नागराज, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस श्री दनप्पा एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका रेगुलर सेकंड अपील नंबर है 738 ऑफ 2007 और 19 अप्रैल साल 2024 की हमारी जजमेंट है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए 12 से 13 दिन पुरानी मैं लेकर आया। अब ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार इस जजमेंट में बोला क्या गया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर बोला गया है कि अगर कोई रजिस्टर्ड सेटलमेंट डीड है तो उसको कैंसिल नहीं कराया जा सकता यूनिलेटरली। ऐसी कंडीशन में अगर उसको कोई कैंसिल करवाना चाहेगा तो सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सहारा लेना पड़ेगा, सिविल कोर्ट में जाकर केस करना पड़ेगा। केवल वही सिविल कोर्ट ये पावर रखता है इस प्रकार की सेटलमेंट डीड को कैंसिल करने का। यानी कि दोस्तों, अगर एक बार फैमिली सेटलमेंट डीड बन गई
तो सभी पारिवारिक लोगों के ऊपर वो एप्लीकेबल है। कोई भी उठकर ये नहीं बोल सकता कि मैं इस कागज को नहीं मान रहा, तुम्हें जो करना है करो, मैं इसको कैंसिल करवा लूंगा। अगर वो उसको गलत तरीके से कैंसिल कराता है, अपनी अप्रोच इस्तेमाल करके, कहीं सेटिंग लगाकर, कोई मान्यता नहीं है, ये जजमेंट साफ बोलती है। अगर उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, झूठ बोलकर कराया गया है, तब उसको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 31 इस्तेमाल करके सिविल कोर्ट में कैंसलेशन का केस डालना होगा। और सिविल कोर्ट के पास ही केवल कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन है कि वो उस फैमिली सेटलमेंट डीड को कैंसिल करा सकता है। तो यहां से आपको फैमिली सेटलमेंट दस्तावेज के बारे में मैंने सभी जानकारी दी, जिसमें कुछ लैंडमार्क जजमेंट और लेटेस्ट जजमेंट मैंने आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करी। अब दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें,